Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read For You. Today in this video we are going to discuss a beautiful poem written by William Wordsworth, To the Cuckoo. तो To the Cuckoo को आज हम जो इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन्स है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। टू द ककू। टू द ककू जो ये पोम है इसको 1807 में पब्लिश कराया गया था, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। तो याद रखिएगा। ओ ब्लीदे न्यू कमर, आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। यहाँ पर जो है कवि जो है, पोइट जो है, वो ककू को क्या कहता है, ब्लीदे यानी जो बहुत खुश रहता है, खुश रहने वाला। तो यहाँ पक्षी के लिए यूज़ किया गया, ककू के लिए यूज़ किया गया। न्यू कमर क्योंकि वो स्प्रिंग सीजन में आता है और माइग्रेंट है और चला जाता है, तो वो उसको कह रहे हैं ओ ब्लीदे न्यू कमर, ओ खुश रहने वाले पंछी। आई हैव हर्ड, मैंने तुम्हें सुना है। आई हैव हर्ड, आई हेयर दी एंड रिजॉइस, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार सुना है, तुम्हारे इस मधुर संगीत को, मधुर आवाज़ को, ये जो गीत तुम गाते फिर रहे हो, इसे मैंने पहले भी सुना है और मैं इससे खुश हुआ हूँ, आनंदित हुआ हूँ। ओ ककू शैल आई कॉल दी बर्ड, ओ ककू क्या मैं तुम्हें एक बर्ड बुला सकता हूँ। यहाँ ये सवाल जो है कवि वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसने इस बर्ड को कभी अपनी आँखों से नहीं देखा। आँखों से नहीं देखा का मतलब, क्योंकि जब वो गीत गाता है तो वो उड़ता रहता है ककू जो है, और कवि जो है उसको कभी भी, चाहे वो उसके बचपन में हो या एट टाइम, वो उसको नहीं देख पाता। इसलिए वो कहता है शैल आई कॉल दी अ बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस। वॉन्डरिंग यानी भटकने वाली एक आवाज़ कह सकता हूँ या एक पक्षी कहूँ, क्योंकि देखा तो मैंने तुमको नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें क्या कहूँ। Thou babbling only to the vale of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours. यहाँ वो कह रहे हैं बैबलिंग होता है बच्चे की चहचहाहट। बच्चा जब बहुत खुश होता है तो वो बहुत खिलखिला कर हंसता है, तो इसी तरीके से उसके संगीत को, उसके गीत को भी बैबलिंग वर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, बच्चे की चहचहाहट के साथ जो कि खुशी प्रदान करती है, कहा गया है। ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन, कि सूर्य के दूर किरणों तक, घाटी तक जो है, पूरी घाटी में कहने का मतलब है कि जैसे कि सूर्य की किरणें सब जगह पड़ती हैं, इसी तरह उसकी आवाज़ भी जो है वैली के जो है घाटी में पूरी तरह फैली हुई है। और फ्लावर्स, और फूलों में और पत्तों में और पेड़ों में, हर तरफ उसकी जो चहचहाहट है उसको सुना जा सकता है। दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, और तुम जो है मुझ तक क्या लेकर आते हो, ऑफ विजनरी आवर्स, ऑफ विजनरी आवर्स की एक जो एक टेल है, एक गाथा है कि इसकी पुराने, एक मेरे जो चाइल्डहुड था, मेरा ज़माना था, मेरे जो बचपन की टाइम था, उस समय की एक वक्त को वापस से तुम अपने गीत के द्वारा मुझे याद दिला देते हो। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, वो उसको डार्लिंग कहते हैं, प्रिय कहते हैं, क्योंकि उसके स्प्रिंग का मौसम जो है वो बहुत पसंद है, तो उसको कहते हैं तुम्हारा तीसरी बार स्वागत है पक्षी। ओ ब्लेस्ड बर्ड, ओ ब्लेस्ड बर्ड यानी खुश रहने वाले, आनंदित जो पक्षी। द अर्थ वी पेस, ये जो धरती है जहाँ हम रहते, अगेन अपीयर्स टू बी, हमारे लिए तो ये क्या है, एक दुखों का घर है, क्योंकि यहाँ पर हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसके उतार चढ़ाव है, खुशी और गम है, कमाने और खर्च करने की जो जद्दोजहद है उसमें फंसे रहते हैं। पर इसके लिए क्या है, ये पक्षी के लिए, कक्कू के लिए, एन अप अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस। अनसब्सटेंशियल वर्ड जो है वो जो कोई चीज़ होती है जिसको नहीं देख सकते, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। ये तुम्हारे लिए क्या है, एक फेरी प्लेस है जिसे हम तो नहीं देख सकते, मगर फेरी प्लेस क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस माना जाता है जहाँ पर हर चीज़ आनंद देती है, कोई दुख नहीं होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो वो अर्थ को क्या बताते हैं, एक ऐसा फेरी प्लेस है जो हमारे लिए तो दुखों का घर है, पर उसके लिए क्या है, एक अनदेखा एक ऐसा फेरी प्लेस है, दैट इज़ फिट होम, जो कि एक खूबसूरत घर है, एक फिट होम है कि जो उसके लिए सूटेबल है, ककू के लिए। फिट होम फॉर दी, वो तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फिट, एक सही जो है अबॉर्ड है, घर है। तो चलिए नेक्स्ट अपनी जो सोनेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
ये जो वर्क है स्कॉन नॉट द सॉनेट। स्कॉन नॉट द सॉनेट जो है एक सॉनेट है। सॉनेट जैसा कि आप जानते हैं 14 लाइन्स की होती है। और स्कॉन नॉट सॉनेट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको 1827 में पब्लिश कराया था। और इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्कॉन यानी घृणा की सॉनेट से घृणा न करने के लिए कहा है, उससे प्रेम करने के लिए कहा है। तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करते हैं। स्कॉन नॉट द सॉनेट क्रिटिक, वो क्रिटिक यानी कि क्रिटिक वो होते हैं जो किसी भी वर्क के अच्छे और बुरे हर पहलू पर अच्छे से जांच करते हैं और उस पर अपनी राय देते हैं। तो वो कहते हैं स्कॉन नॉट द सॉनेट क्रिटिक, क्रिटिक तुम सॉनेट से घृणा मत करो, यू हैव फ्रॉन, तुम इससे ऊब गए हो, मतलब घृणा करते हो। माइंडलेस ऑफ इज जस्ट, तुम क्या हो, तुम अनभिज्ञ हो अभी। टू फ्यू ऑनर्स, इसके ऑनर से, इसकी जो ऊंचाइयां हैं, इसकी जो भव्यता है, तो क्या हो तुम इससे अभी अनभिज्ञ हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि तुम अभी नहीं जानती हो कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। सोनेट एक बहुत ही खूबसूरत रचना का एक हिस्सा होता है जिसमें कवि अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। तुम अभी अनभिज्ञ हो इसकी जो ऑनर्स हैं। विद दिस की, अब वो कह रहे हैं कि इस की से यानी इस सोनेट के का यूज़ करके, इस सोनेट के माध्यम से शेक्सपियर ने अनलॉक्ड किया था, यानी हिज हार्ट, अपने दिल की बातों को, अपनी जो इस की के माध्यम से, सोनेट के माध्यम से जो है अपनी दिल की बातों को लोगों के सामने रखा था। द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल लूट गेव ईज टू पेट्रार्क्स वुंड। अब वो कह रहे हैं ऑफ दिस स्मॉल लूट, लूट यानी एक बांसुरी, एक स्मॉल यानी छोटी सी बांसुरी कहा गया है किसको, सोनेट को, कि इस छोटी सी जो बांसुरी है, इसी के ज़रिए, इसको बजाकर ही, यानी इसका इस्तेमाल कर कर ही पेट्रार्क का जो ज़ख्म था, यानी कि वो एक उनकी बिलावट थी लौरा, उससे बहुत प्यार करते थे और उससे, तो उसकी याद में जो है उन्होंने सोनेट्स लिखी। तो उसने जो है इस सोनेट ने तो पेट्रार्क का जो दुख था, गम था, उसको भी हल्का किया था, उसमें भी कमी करी थी 1000 टाइम्स, और कई हज़ारों बार। इस पाइप भी एक बांसुरी को ही कहा जाता है। तो इस पाइप यानी इस जो सोनेट है, इसके ज़रिए टासो भी एक ओल्ड सॉरी जो है वो कवि हैं, रचनाकार हैं, डिटासो साउंड, किस उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया था, इसको यूज़ किया था और इसके ज़रिए जो है अपनी फीलिंग्स को इजहार किया था। इन हिज हैंड द थिंग बिकम अ ट्रम्पेट वेंस ही ब्लू। अब इन हिज हैंड में आप कंफ्यूज मत होइएगा यार, ये नेक्स्ट लाइन्स हैं। इन हिज हैंड, यहाँ पर मिल्टन की बात हो रही है। द थिंग, हिज के लिए मिल्टन के लिए यूज़ किया जा रहा है। थिंग यानी चीज़ें जो हैं, चाहे वो भाव हों, चाहे वो शब्द हों, कुछ भी हों, बिकम अ ट्रम्पेट व्हेन सी ब्लू। वो कह रहे हैं कि जब वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सोनेट का यूज़ करते थे तो वो क्या बन जाती थी सोनेट, एक ट्रम्पेट, एक बाजा। ट्रम्पेट यानी एक बहुत संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है, उसको कहा जाता है। वो कहते हैं जब वो इसका इस्तेमाल करते थे, इसको बजाते थे, इस ट्रम्पेट को, और क्या बजाते थे, सोल एनिमेटिंग स्ट्रेन्स, और जो कि रूह को झंझोड़ देने वाले ऐसे तार वो बजाते थे। अलास टू फ्यू, और उन्होंने भी सोनेट्स लिखी हैं पर कुछ ही लिखी हैं, मगर जब वो बजाते थे तो वो रूह के तार को छेड़ देते थे, ऐसे होते थे कि रूह तक जो है उनकी सोनेट्स छू जाती थी। नेक्स्ट लाइंस जो ली गई हैं, एक्सट्रैक्ट की गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। नन्स फ्रेट नॉट, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक खूबसूरत सोनेट है। तो यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो इसको जो पब्लिश कराया गया था 1806 में, इसको पब्लिश कराया गया था। नन, जैसा कि आप जानते हैं, जो नन होती हैं, जो कि सन्यासी, जैसे एक हर्मिट होते हैं जेंट्स में, और लेडीज़ में नन्स होती हैं जो कि क्रिश्चियंस में होते हैं, और वो जो है एक हर्मिट लाइफ जीती हैं और चर्च में रहते हैं। नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, यहाँ पर नन्स को कहा गया है, फ्रेट यानी गुस्सा, यानी कि घृणा ना करो, तुम अपने कॉन्वेंट के जो नैरो यानी छोटे कमरे हैं उनसे घृणा मत करो। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि इसके कहने का भाव ये है कि इंसान को ज़िंदगी में जो कुछ भी मिलता है उसको उससे सेटिस्फाइज, कंटेंटेड रहना चाहिए, चाहे वो परमात्मा ने उसको कैसे भी प्रदान किया हो, कम दिया हो, ज़्यादा दिया हो। दूसरे की सिचुएशन देख के हमें बहुत ज़्यादा
की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जितना है हमें उतने में ही खुश रहने चाहिए। तो यहाँ पर कहने का भाव यही है कि नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, कि अपने जो छोटे कमरे हैं तुम उन पर दुख व्यक्त मत करो, ग्रीव मत करो। इन सन ड्राई मूड इट वॉज पास टाइम टू बी बाउंड विद इन द सॉनेट स्कैंटी प्लॉट ऑफ ग्राउंड। In sun dry mood, it was past time to be bound within the sonorous scanty plot of ground. तो इन लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि हम जो है कि बहुत बार ऐसे मूड में होते हैं, उदास होते हैं, तो इट वॉज पास टाइम टू बी बाउंड। तो ये जो होता है हमारे लिए गुजारने का एक समय हमारे गुजर ही जाता है। और विद इन द सोनेट स्कैंटी प्लॉट ऑफ ग्राउंड, देखो सोनेट को भी देखो कितना छोटा उसमें, यानी 14 लाइंस होती हैं, फिर भी क्या होता है उसके एक पूरा प्लॉट जो है, पूरी जो हम एक रचनाकार जो है उसमें अपनी जो फीलिंग्स है पूरी उंडेल देता है, उसको अच्छे से व्याख्या कर देता है, उसको जो उसके रीडर्स हैं उन तक पहुंचा ही देता है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ें छोटी हैं, तो इनको प्रेज़ करो, अप्रिशिएट करो। Who have felt the weight of too much liberty should find brief solace there as I have found। अब वो कह रहे हैं इन लाइंस में, तो इसकी हम आगे की भी जो 2-4 लाइनें उनको भी साथ में ही व्याख्या कर देते हैं। हु हैव फेल्ट द वेट ऑफ टू मच लिबर्टी, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आज़ादी भी कई बार जो होती है वो बोझ बना देती है ज़िंदगी के ऊपर। हम उसमें भी अच्छे कार्य नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा फ्रीडम और आज़ादी मिलेगी तो हम बहुत अच्छा करेंगे, मगर ये भी क्या है, कई बार बहुत ज़्यादा आज़ादी भी क्या बन जाती है, एक बर्डन बन जाती है। शुड फाइंड ब्रीफ सोलेस देयर एज आई हैव फाउंड। अब वो अपनी बात कर रहे हैं, आई किसके लिए, वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मतलब इन ब्रीफ सोलेस, सोलेस यानी शांति, वो कह रहे हैं कि सोनेट क्या है, एक छोटी रचना का माध्यम है, जैसे 14 लाइंस है, जबकि जो बैलेड्स होती हैं और महाकाव्य होते हैं, कुछ भी मान लीजिए, चाहे वो ड्रामा है, पोम है, उनको कितना भी लेंदी किया जा सकता है, पर जो है सोनेट है उसमें वो काफ़ी ब्रीफली जो है 14 लाइंस में ही अपनी भावों को व्यक्त करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं शुड फाइंड ब्रीफ सोलेस देयर एज आई, कह रहे मैंने भी इसमें इसी में ही जो है अपना ब्रीफ सोलेस यानी कि अपनी शांति, अपना सुकून ढूंढा है। मैंने जैसे ढूंढा ऐसे तुम भी तो ढूंढ सकते हो। ज़्यादा लिबर्टी, ज़्यादा बड़ी चीज़ों की सोच या फिर इच्छा करना बेकार है। मूव टू द नेक्स्ट। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कि ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसे कि 1807 में उनका जो पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में। तो यहाँ जो इस सोनेट पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कहीं ना कहीं जो है अपने टाइम की जो मटेरियलिस्टिक पब्लिक लोगों की सोच थी, उनकी ज़िंदगी जीने का एक तरीका था, उसको बयान किया है कि कैसे लोग जो है वो पैसे और दौलत के पीछे भाग रहे हैं, और जो परमात्मा ने उनको खूबसूरत वरदान दिए हैं, उनकी स्किल्स हैं, उनको वो भूल गए हैं, स्पिरिचुअलिटी से वो बहुत दूर हो गए हैं। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं हम। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, वो कहते हैं कि ये जो नेचर है हमारे आसपास, जो खूबसूरती प्रकृति की बिखरी हुई है, ये हमारी है। ये नेचर परमात्मा ने किसके लिए बनाया है, ये खूबसूरत पेड़, पहाड़, झरने, नदी परमात्मा ने इंसान के लिए बनाए हैं। तो लिटिल वी सी, मगर हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं निहारना चाहते। हम क्यों नहीं निहारना चाहते, क्योंकि हम सब बिज़ी हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में, अपनी भाग दौड़ में। तो नेचर की तरफ ना हम देखते हैं, ना ही उसका ध्यान रखते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने जो दिल है, यानी अपनी जो आत्मा है, अपनी जो ज़िंदगी है, वो पूरी तरह से समर्पित किसके लिए कर दी है, वो कर दी है दौलत को, मटीरियल्स को, मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी को। अ सॉलिड बोन, एक, और ये क्या है, एक सड़ा हुआ एक वरदान है। और ये जो ज़िंदगी हम जीते हैं, ये हम सोचे कि ये जो मटीरियलिस्टिक, हम मटीरियल थिंग के पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छा वरदान है, नहीं, ये क्या है, एक सॉलिड, एक सड़ा हुआ एक वरदान है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास सोनेट टू मिल्टन लंदन 1802, ये भी बहुत खूबसूरत उनकी एक सोनेट है और बहुत ही फेमस है।
और इसकी इम्पॉर्टेंट लाइंस को देख लेते हैं। इसको जो है 1802 में लिखा गया था और पब्लिश इसको भी 1802 में ही इसको पब्लिश करा दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो बहुत ज़्यादा मानते थे जॉन मिल्टन को, उनको प्रेज करते थे, अप्रिशिएट करते थे। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी उस समय अपने दौर में वो उनको बुलाते हैं कि मिल्टन तुम्हें इस समय, इस क्षण मौजूद इंग्लैंड में होना चाहिए था। इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो दुनिया है, जो लोग हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं अपनी मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी में और चीज़ों के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। ना वो प्रकृति को निहारते हैं, ना प्रकृति का आनंद लेते हैं, ना ही उन्हें अपने आसपास के लोगों से, उनकी ज़िंदगी से उन्हें कोई मतलब रहा है, ना सिंपथी है। तो वो कहते हैं कि मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। शी इज़ अ फैन। अब देखिए यहाँ पर जो है शी इज़ अ फैन, शी किसके लिए यूज़ किया गया है? इंग्लैंड के लिए। फैन क्या होता है? एक दलदल। क्या? ऑफ स्टेगनेंट वाटर, जैसे कि स्टेगनेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी। जैसे कि पानी जब ठहर जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है, स्मेल करने लगता है वो, और वो एक दलदल का रूप धीरे धीरे क्या होता है? ले लेता है। इसी तरह वो कह रहे हैं इंग्लैंड भी क्या बन चुका है? एक रुके हुए पानी का एक दलदल बन चुका है। कैसे? चाहे वो ऑल्टर हो, चाहे वो वेदी हो, यानी कि चाहे अगर उसे स्पिरिचुअल वे में देखें, वहाँ भी सब कुछ ठहर गया है। कोई भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रहा है, परमात्मा को नहीं यह समझ रहा है, याद करता है, ना ही अपनी इनर थॉट्स को बदलता है, उनको प्योर कर रहा है। चाहे वो स्वॉर्ड हो, यानी कि चाहे वो सैनिक हो, यानी कि ज़िंदगी की हर फील्ड में क्या बन चुका है? स्टेगनेंट वाटर की एक दलदल बन चुका है इंग्लैंड। हर जगह सिर्फ क्या है? स्मेल है। स्मेल कैसी? थॉट्स जो हैं प्योर नहीं हैं। चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो काव्य की रचना करने वाले हों, यानी कि राइटर्स हों, प्ले राइट्स हों, फायर साइड या काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो हों, हीरोइक वेल्थ ऑफ द हॉल एंड बॉवर। अब ये जो हेरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बॉवर, यानी कि ज़िंदगी के जो कमाने और खर्च करने की जो ये हेरोइक वेल्थ है, इसमें ये भी हो, सब कुछ क्या हो चुका है? सब कुछ जो है बेकार हो चुका है। किसी में भी कोई आनंद नहीं रहा है, सब एक दलदल बन चुका है इंग्लैंड में। और इस समय में क्या ज़रूरत है? मिल्टन की। तो मूव टू द नेक्स्ट। ओह रेज अस अप, वो मिल्टन से कहते हैं कि हमें फिर से ऊंचा उठाइए, यानी हमारी जो एक हमारा नेचर है, हमारा बिहेवियर है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें हमें ऊंचा उठाइए। रिटर्न रिटर्न टू अस अगेन, हमें दोबारा वापस कर दीजिए। गिव अस मैनर्स, हमें मैनर्स दीजिए जैसे आपके पास थे। वर्चू दीजिए, गुण दीजिए जो आपके पास थे। आज़ादी दीजिए, बोलने की आज़ादी, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ को पाना चाहता है, दौलत को पाना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी भावों को, अपनी आज़ाद सोच को कहीं पीछे छोड़ देता है। वो कहते हैं हमें वही फ्रीडम दीजिए जैसी आपके पास थी, वो पावर दीजिए, वो ताकत दीजिए जो आपके पास थी, और हमें भी अपलिफ्ट कीजिए। Pure as naked heavens, majestic, free, so didst thou travel on life's common way। यहाँ पर वो मिल्टन की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कैसे प्योर थे, जैसे कि कोई देवता होते हैं, जैसे कि हेवंस में रहने वाले होते हैं। मैजेस्टिक हो थे वो, रॉयल थे वो। उनकी तारीफ़ में बताते हैं कि जो मिल्टन थे वो रॉयल थे, फ्री थे, आज़ाद थे, यानी कि वो किसी के भी लिए हक के बोलने के लिए वो झिझकते नहीं थे। वो उनको अपनी रचनाओं में जगह देते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, और वो जो थे ये नहीं थे कि वो हाई लाइफ जीते थे, वो हमेशा कॉमन ज़िंदगी से, कॉमन लोगों से, कॉमन लैंग्वेज से जुड़े हुए थे। इन चेयरफुल गॉडलीनेस एंड येट द हार्ट द लवलीस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले। इन चेयरफुल गॉडलीनेस, और उनके अंदर ऐसा लगता था जैसे कि कोई दैव्य खुशी हो, दैवीय जो है प्रकृति हो, दैवीय जो है दैवीय ताकत हो।
येट दाई हार्ट, इसके बावजूद भी, यानी कि इतनी दैवीय गुण होने के बावजूद भी, येट दाई हार्ट, तुम्हारा जो हृदय था वो छोटे छोटे कार्य को भी अपने ऊपर ले लेता था। यानी कि कोमल जो पीपल थे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठाकर भी वो रचनाएं लिख देते थे, उनकी ज़िंदगी से भी रिलेटेड, उनके दुखों से भी रिलेटेड वो थे, रचनाएं करते थे। तो वो कहते हैं कि ये नहीं है कि वो जो थे वो रॉयल लोगों के लिए ही लिखते थे, वो कॉमन लोगों से भी जुड़े हुए थे। और छोटे कार्य करने में भी, जिन्हें लोग छोटा समझते हैं, एक्चुअली में कोई कार्य छोटा नहीं होता है, कार्य तो कार्य होता है, तो वो उनको भी छोटा नहीं समझते थे और उनको भी करने में कभी कम महसूस नहीं करते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की लाइंस और कोटेशंस के साथ। तो